एक दल के प्रभुत्व का दौर। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आपको अब अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। आपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ऐसी चुनौती की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली। लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता गया। भारत में भी स्थितियां बहुत अलग नहीं थीं, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई और सत्ता या रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे। वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं। इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों को आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं? इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेता इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया। इसी साल आपने पढ़ा कि हमारा संविधान कैसे बना। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की ज़रूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। श्री सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा।
बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। सीमांकन से आशय किस क्षेत्र को कहां से कहां तक रखा जाए। फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए हैं। इन महिलाओं को अलां की बेटी फलां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही लगभग आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक मताधिकार पर अमल हुआ और यह अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। ये जो अंग्रेज़ नुमाइंदे की बात यहाँ करें तो अंग्रेज़ों का एक अधिकारी था, वो नहीं चाहता था कि भारत में ऐसा हो और उसने साफ साफ लिखा था आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की है बेहूदी नौटंकी देखेगा। यानी हमारे यहाँ जो होने वाला मतदान था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको उसने नौटंकी का नाम दिया था। चुनावों के 2 बार स्थगित करना पड़ा, यानी जो हमारे यहाँ चुनाव होने थे इनको 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है।
देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुछ 6 महीने लगे। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। यहाँ विद्यार्थियों, एक भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट दर्शाया जा रहा है। इस डाक टिकट में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958 यानी 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1958 तक इनका जीवन काल रहा। मूल नाम इनका अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद, इस्लाम के विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक, विभाजन के विरोधी, संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत में बने पहले शिक्षा मंडल में शिक्षा मंत्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। यहाँ हम एक शीर्षक पढ़ेंगे, मतदान के बदलते तरीके। हमारे देश में प्रारंभ में मतदान किस प्रकार होते थे, धीरे धीरे उनमें क्या क्या बदलाव आए। इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसके जरिए मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं, लेकिन शुरू में इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया था। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बॉक्सों का इस्तेमाल हुआ। पंजाब के एक पीठासीन अधिकारी ने मतपेटियों की तैयारी का ब्यौरा कुछ इस तरह बयान किया है। हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबद्ध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था और मतपेटी के बाहर किसी एक तरह उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी भाषा में लिखना था। इसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र और मतदान केंद्र की संख्या भी यहीं दर्ज करनी थी। उम्मीदवार के आंकिक ब्यौरे वाला एक कागजी मुहरबंद पीठासीन पदाधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाना था। मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बांधना था और इसी जगह पर मुहरबंद लगाना था। यह सारा काम
चुनाव की नियत तारीख से ठीक एक दिन पहले करना था। चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले सरेस कागज़ से या ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था। कुल 6 लोगों ने 5 घंटे लगातार काम किया, तब कहीं जाकर यह काम पूरा हुआ। इस काम में मेरी 2 बेटियां भी लगी हुई थीं। यह सारा काम मेरे घर पर ही हुआ। यहाँ विद्यार्थियों, ये एक नई तकनीक आई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ ये मतपत्र, इसको बैलेट पेपर कहते हैं, ये दूसरी तकनीक थी। पहली तकनीक थी प्रत्येक उम्मीदवार के नाम की एक पेटी रखना जिसमें खाली मतपत्र को डाल दिया जाता था। दूसरी तकनीक ये थी जिसमें मतपत्र होते थे, इसमें मतदाता का, उम्मीदवार का नाम और उसके नाम के ठीक सामने चुनाव चिन्ह अंकित किया जाता था। तीसरी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, जो कि 1990 के दशक में प्रचलन में आई। इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के आगे एक बटन होता है। उस बटन को दबाते ही एक बीप की आवाज़ आती है और इस बीप की आवाज़ के साथ ही मतदान संपन्न हो जाता है। शुरुआती 2 चुनावों के बाद यह तरीका बदल दिया गया, यानी कि जो प्रत्येक उम्मीदवार की नाम से एक मतपेटी रखी जाती थी मतदान केंद्र पर, वो तरीका बदल दिया गया प्रथम 2 चुनाव के बाद। अब मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदान को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी। यह तरीका अगले 40 सालों तक अमल में रहा। सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक यह पूरे देश में EVM का इस्तेमाल चालू हो गया। वर्तमान में EVM के माध्यम से ही चुनाव कराए जाते हैं। इसके पूर्व में यहाँ एक चित्र दिखाया जा रहा है। इस चित्र में लिखा है इलेक्शन कमीशन। ये इसमें 1951 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का एक नज़रिया। समिति में नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, यहाँ हम देखेंगे यहाँ ये बीचों बीच नेहरू जी हैं। इसके बाद मोरारजी देसाई हैं। इसके बाद रफ़ी अहमद किदवई हैं। रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर VC राय, कामराज नाडार, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, DP मिश्रा, PD टंडन और गोविंद बल्लभ पंत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम अगला शीर्षक है पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो जो पहले 3 चुनाव हुए उनमें कांग्रेस का किस प्रकार प्रभुत्व रहा। पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे।
जो भारतीय राजनीति में के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। विद्यार्थियों, यहाँ नेहरू जी को करिश्माई और लोकप्रिय नेता इसलिए कहा, जहाँ भी नेहरू जाते थे अपने भाषण से लोगों को बांधे रखते थे और उनके भाषण का, उनके व्यवहार का लोगों पर जादुई असर होता था। इसलिए नेहरू जी को करिश्माई और लोकप्रिय नेता कहा गया है। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीतीं। यानी कि ये 489 सीटें थीं, इनमें से 364 सीटें उसने जीत ली थी कांग्रेस पार्टी ने। स्पष्ट बहुमत मिल गया था। इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उसे कुल 16 सीट हासिल हुई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन, वर्तमान में जिसको केरल का एक हिस्सा माना जाता है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू पहले जो प्रधानमंत्री थे, इससे वो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री थे, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना होने के साथ ही पहले आम चुनाव में जब कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुईं तो बहुमत दल के नेता होने के नाते जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जो कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री थे। यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिया गया है, इस पर एक नज़र दौड़ाने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। ये जो मानचित्र है इसको हम देखें, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शासन था, यानी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नहीं आई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ सरकार बनाई थी। यहाँ कांग्रेस सत्ता में काबिज नहीं हो पाई थी। इसके बाद केरल में 1952 से 67 के बीच के जो चुनाव की अगर बात की जाए तो केरल में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट पार्टी को बहुमत मिला था। डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट 1957 से 1959 तक ये सत्ता में रही। इसके बाद 1952 से 1967 के दौरान कांग्रेस शासित राज्य, यानी कि जो पीले से दिखाया जा रहा है ये कांग्रेस शासित राज्य हैं। तो ब्लू नेशनल कॉन्फ्रेंस, रेड डेमोक्रेटिक लेफ्ट जो केरल में थी, और ये पीला जो रंग है वो कांग्रेस का रंग दिखाया जा रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश है ये, और यहाँ पर चलते हैं पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये जो हिस्सा है इसमें मध्य प्रदेश में, ये अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। पहले ये हिस्सा, यहाँ का ये हिस्सा है, ये छत्तीसगढ़ हो गया है। पहले मध्य प्रदेश पूरा था ये। बिहार, असम, उत्तर पूर्व में फ्रंटियर एजेंसी की सरकार थी, ये त्रिपुरा है, मणिपुर है, ये पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा।
ये आंध्र प्रदेश है, ये मैसूर रियासत है, ये महाराष्ट्र है। गोवा, दमन और दीव ये यहाँ पर हैं। और यहाँ केरल, यहाँ जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है, जे हम आपको बता चुके हैं पहले, यहाँ से रेड एरिया है केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट का। तो यहाँ इसकी सरकार रही है। लक्षद्वीप, मद्रास, पांडिचेरी, वर्तमान में पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी है और उस समय इसका नाम पांडिचेरी ही था। आंध्र प्रदेश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी इसमें। इसको 364 सीटें प्राप्त हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। निर्दलीय लोगों को मिली थी 37 सीटें। सीपीआई को मिली थी 16 सीटें। सोपा को मिली थी 12 सीटें। किमपा को मिली थी 9 सीटें। पीडीएफ को 7, गप को 6, हिंदू महासभा को 4, अन्य को 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये पहले आम चुनाव की बात हो रही थी यहाँ पर। अब इनका हम आपको पूरा ब्यौरा दे देते हैं। भारा का इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नी निर्दलीय, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एसपी सोपा, सोशलिस्ट पार्टी। सीपीआई का कम्युनिस्ट हो गया, एसपी का ये सोपा हो गया। किमपा किसान मजदूर प्रजा पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। प्रसोपा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये यहाँ आ गया प्रसोपा। हिंदू महा यानी अखिल भारतीय हिंदू महासभा। जनसंघ ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ। झापा झारखंड पार्टी। एससीएफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, द्रविड़ मुन्नेत्र कसघम। और गपहा गणतंत्र परिषद। पीडीएफ पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये इस प्रकार से पार्टियों के ये नाम थे। दूसरे चुनाव को देखते हैं। दूसरा चुनाव 1957 से में जो हुआ था, इसमें कांग्रेस पार्टी को कुल सीट मिली थी 371। ये 371 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी दूसरे चुनाव में, जो 1957 में संपन्न हुआ था। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली थी 42। सीपीआई को 27, प्रसोपा को 19, गप को 7, झपा 6, एससीएफ 6, जनसंघ 4, अन्य को 12। ये आंकड़ा है दूसरे आम चुनाव 1957 का। इसके बाद हम चलते हैं 1962 का तीसरा आम चुनाव। इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा देखिए, 361। यानी पहले चुनाव में कांग्रेस को 364, दूसरे आम चुनाव में 371 और तीसरे आम चुनाव में 361। ये 361, यानी तीनों चुनाव में कांग्रेस का दबदबा था। यहाँ 494, 494 और 489। पहली लोकसभा के लिए 489 सीटों के लिए मतदान किया गया था। दूसरी लोकसभा यानी 1957 में 494 सीटों के लिए मतदान हुआ था और तीसरी लोकसभा चुनाव अर्थात 1962 में 494 ही सीटों के लिए मतदान किया गया था। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि तीनों चुनाव में कांग्रेस का दबदबा था।
Congress voted back to power at center 266 seats annexed so far out of 500। ये उस समय एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है। रेड्स सक्सेस इन केरला, वर्किंग मेजॉरिटी अचीव्ड। केरल में जो रेड सर्किल में दिखाया गया था केरल में, तो इनका कांग्रेस को करारी हार मिली थी। केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट, इसके द्वारा इसको करारी हार दी गई थी। केरल में कम्युनिस्टों की जीत 1957 की बात है। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुईं और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था। यानी कि 126 के लिए जो जादुई आंकड़ा था वो 164 सीट का था। बहुमत के लिए 164 सीट की आवश्यकता थी। 60 कम्युनिस्ट पार्टी की और 5 स्वतंत्र, 65 सीट, यानी जो बहुमत का आंकड़ा था उससे 1 सीट इनके पास ज़्यादा थी। 126 में से 60 इनको प्राप्त हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार, कुल मिलाकर इनके पास 65 सीट। तो 65 सीट का मतलब है 164 की आवश्यकता थी, इनके पास 65, 1 सीट ज़्यादा थी। इसलिए केरल के राज्यपाल ने इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। कांग्रेस बौखला गई और उसने निर्वाचित जो सरकार हुई, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार निर्वाचित हुई, उसके खिलाफ कम्युनिस्ट मुक्ति का एक संघर्ष छेड़ दिया, मुक्ति संघर्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार प्रयोग किया गया। अगस्त 1959 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए EMS नंबूदरीपाद, ये यहाँ पर जब उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया तो यहाँ नंबूदरीपाद ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये नंबूदरीपाद हैं जो कि केरल के मुख्यमंत्री थे। इनको कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस सत्ता ने बर्खास्त कर दिया था।